हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एग्जामिनेशन 1 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसके हमने पहला टॉपिक उठाया हुआ है जो कि है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर 3 है जहाँ पे हम कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे कि हमने देखा रेशियो एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली कैश फ्लो एनालिसिस को हम यूज करते हैं कि हम एनालाइज करें लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्यों? ताकि हमें ये पता चल सके कि बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। और ये ही जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। सो बेसिकली हम कैश फ्लो एनालिसिस में सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। इसमें एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये डील करता है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में, कि ये बताता है कि उनका फॉर्मेट क्या होगा। और इसके अकॉर्डिंगली ये मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन वो ये बनाएंगी हमारी। ये इवन सेबी ने भी मैंडेटरी कर रखा है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होंगी वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगी। तो अगर आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी, जिसमें पहली बैलेंस शीट थी, दूसरी इनकम स्टेटमेंट थी और तीसरी थी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम वो यही देख रहे हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कैश फ्लो होता ही क्या है? कैश फ्लोज में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। जो भी कैश का आ रहा है, यहाँ पे हम जब सिर्फ कैश की बात करते हैं तो हम इसमें कैश इक्विवेलेंट्स की भी बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो आइटम्स जो कि ऑलमोस्ट कैश जितना ही लिक्विड है, अगर आपको सडनली चाहिए होगा तो आप उसको मार्केट में जाके रिलीज कर सकते हो और आप कैश ले सकते हो। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जब हमें कैश मिलता है, हमें वो नॉन कैश आइटम से मिलना चाहिए, तो हम उसको कैश इनफ्लो बोलेंगे। जैसे कि नॉन कैश आइटम, जैसे कि हमने एसेट है वो हमने बेचा, तो वो एक नॉन कैश आइटम है और हमें पैसा मिला उसका, तो वो कैश इनफ्लो हो गया। और जो पेमेंट जाएगी हमारी वो हमारी हो जाएगी कैश आउटफ्लो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमने बात किया तो हमने देखा, हमने बोला कि उसमें कैश, जैसे कि मैंने बताया था, कैश इन हैंड और जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो दोनों चीज़ें आ जाती है। और जो हमने इसमें कैश के साथ दूसरी टर्म देखी थी वो थी कैश इक्विवेलेंस, जो कि बताया मैंने आपको कि वो रेडली कन्वर्टेबल है इनटू अमाउंट ऑफ कैश और उसमें बहुत इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू होता है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, हम क्यों बनाते हैं? देखो, सबसे पहले ये हमें शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ कैश पड़ा है तो हम सोच सकते हैं कि यार शॉर्ट टर्म में क्या करें इस चीज़ का, हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, हम किसी को उधार दे दें, हम कुछ एसेट बाय कर लें। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से अगर हमारा इनएफिशिएंट कैश मैनेजमेंट है वो भी हमें समझ में आता है कि हमारे पास, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट तो दिखा रहा है कि हमारा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर हम अपना कैश देख रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ 10 रुपए है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे एक इनएफिशिएंट कैश मैनेजमेंट है। और ये कैसे पता चलेगा, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। बिजनेस पॉलिसीज को बनाने में ये हेल्प करता है। ऑब्वियसली अगर आपको मालूम होगा कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है तो आप वो भी बना सकते हैं। कैश बजट बनता है हमारा, वो हेल्प करता है हमारा बनाने के लिए। कैश बजट भी हमारा ऐसे ही बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बजट हो जाएगा, यहाँ पे वो दिखाएगा कि कैश का आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, प्लस आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, आप सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू जो भी आप कैश में रियलाइज कर रहे हैं, आपका टोटल आ जाएगा, माइनस करेंगे आपके जो भी कैश में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी वैल्यू होगी, दैट शुड बी इक्वल टू योर क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारा कैश बजट हम बनाते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है कैश बजट बनाने में। इवन हमारा ये हेल्प करता है कैश फ्लो को असिस्ट करने में कि जो पैसा आ भी रहा है वो किन कामों को करने से आ रहा है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। पहला तो लिमिटेशन ये हमेशा ही रहेगा कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है।
सेकंड, ये एक सेकेंडरी डाटा है, मतलब आप पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि हमारा उनमें से कौन कौन सा खर्चा हो जो कि कैश बेसिस के ऊपर हुआ है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को ये इग्नोर करता है, जैसे कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए लेकिन उसके बदले में आपने कोई एसेट खरीद लिया, तो वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। फिर इसमें कोई बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं वो कोई सिनेरियो नहीं है, हमारी बस ट्रांजेक्शन कैश में होनी चाहिए। फिर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, वो तो है ही है, हमारा इनकम स्टेटमेंट तो एक अपने आप में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है? बेसिकली अगर मैं आपको एक रफ ड्राफ्ट बताऊं तो जो इसका फॉर्मेट है वो है हमारा, यहाँ पे आपको होता है, आप निकालते हैं कि आपका कैश कितना आ रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। सेकेंड, आप निकालेंगे कैश कितना आ रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। थर्ड, आप निकालते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने देखा कि आपको जो नेट प्रॉफिट है और उसमें से आपने जितनी भी एडजस्टमेंट्स वगैरह करके आप देख रहे हैं कि आपको 100 रुपये आ रहा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे आपको 20 रुपीज़ नेगेटिव में आ रहे हैं। ये नेगेटिव में क्यों आता है? मतलब कि जब आपको जो इनकम हुई है, फॉर एग्जांपल आपने एसेट को बेचा है, आपने एसेट को बेचा 20 रुपीज़ का आपको, लेकिन आपने वो खरीदा था 30 रुपीज़ में, तो यहाँ पे आपको जो लॉस होगा वो 10 रुपीज़ का होगा कि आपने लिया है वो। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का अगर आपका 10 रुपीज़ आ गया तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा उसका जो आपका बैलेंस बनेगा वो बनेगा 90। इसमें आप अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो जो आएगा आप वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जैसे कि अगर आपको स्टार्टिंग में आपके पास 10 रुपीज़ पड़े थे, तो अब आपके पास एंड में जो आपकी बैलेंस शीट में कैश दिखाएगा वो 100 रुपीज़ दिखाना चाहिए। तो वही है हमारा कि हमने 3 एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई इसको कर रखा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब समरी यही है हमारी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटीज़, जो कि हमने देखा तो इससे नेट चेंज आ गया और इसमें हमने ओपनिंग ऐड किया तो हमारा कैश बैलेंस आ गया। तो अगर आपको कभी पेपर में कुछ भी आएगा तो हमेशा समझ लो कि हमारे पास आंसर पहले से ही रेडी है कि जब हम ये फॉर्मेट बनाएंगे हमेशा हमारा जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग कैश बैलेंस। कंपोनेंट्स, अब हमने बोला कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस से आपको जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है वो हम सारी चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है प्लस नॉन कैश आइटम्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन है हमारा। अब हम नॉर्मल क्या देखते हैं, एक अगर हम देखते हैं कि P&L स्टेटमेंट है, हमने देखा कि यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये हमारा रेंट था। मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारा P&L अकाउंट है, यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, समझ लीजिए कि 100 रुपीज़ है। यहाँ पे हमने रेंट दिखाया कि 10 रुपीज़ का रेंट है, डेप्रिसिएशन भी 10 रुपीज़ का है हमारा, और हमने इतनी ही एक्टिविटी दिखाई और हमने नेट प्रॉफिट दिखा दिया कि मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो गया 80 रुपीज़, जो कि इसका बैलेंस है। तो अगर हम देखें कि क्या डेप्रिसिएशन हमारा एक्चुअल में एक्सपेंसेस था, तो ये हमारा नहीं था। तो जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, मतलब हम इसमें वो आइटम्स को ऐड करेंगे जो कि कैश नेचर का नहीं है। तो हमारा अगर हम ऑपरेटिंग के प्रॉफिट्स के हिसाब से देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन है हमारा। तो हम इसमें देखते हैं, अब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का जो तरीका है वो 2 मेथड से आता है। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज इनडायरेक्ट मेथड। ये जो है हमारा ये डायरेक्ट मेथड का तरीका है। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, कैश इनफ्लो में देखना है कि कैश सेल्स कितनी हुई है, डेटर्स ने कितना पैसा दिया, आपको कुछ कमीशन मिला है, रॉयल्टी मिली है, वो टोटल आ गया। आउटफ्लो में आपने परचेजेस कुछ खरीदे हैं, क्रेडिटर्स को दिए हैं, कुछ आपके खर्चे हुए हैं, वेजेस, इनकम टैक्स किया, तो वो सिंपल अपने प्लस माइनस किया और आपका आंसर आ गया। ये एक नॉर्मल कंपनी के लिए होता है। फिर ये बताया हुआ है कि अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए कैश इनफ्लो क्या होगा, जो उसको प्रीमियम मिल रहा है, या अगर वो फाइनेंस कंपनी है उसके लिए क्या होगा। अब दूसरा जो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हम एक अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे कि
यहाँ पे हमने लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, जो हमारा नेट प्रॉफिट ही है। इसमें हम एडजस्ट करेंगे जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे कि डेप्रिसिएशन है। अब ये इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स एंड डिबेंचर्स, अब ये आपके बिजनेस से रिलेट डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ये बस आपने लोन लिया है जिसको आपने उतार रहे हो। तो ये जो चीज़ आती है ये हमारी बन जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अब ये अगेन कोई ऑपरेटिंग का काम तो है नहीं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये हमारे बिजनेस से नहीं आ रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं, बट ये अदर चीज़ों से आ रहे हैं। तो ये या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा या तो वो हमारा चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ये चीज़ निकालने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी होती है वो निकालना होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या क्या हो रहे हैं। यहाँ पे हम दो चीज़ें लेते हैं, जो हमारा करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है वो हम ऐड करते हैं, और अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो वो भी ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मेरा ये ईयर 1 है और ईयर 2 है, यहाँ पे मैं अगर बात करती हूँ स्टॉक जो कि मेरा करंट एसेट है, ईयर 1 में ये 100 रुपीज़ था, ईयर 2 में ये 150 रुपीज़ था, तो जो मेरा स्टॉक है वो बढ़ा है। तो अगर मेरा जो स्टॉक है वो बढ़ा है तो हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये माइनस होगा। अगर यहाँ पे होता हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगर मेरे 100 होते हैं और वो ईयर 2 में 150 होते, तो ये मेरी इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज़। तो इंक्रीज जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ की होती है वो बढ़ती है। क्यों? करंट लायबिलिटीज़ बढ़ी है, आपने उधारी ली है तो मतलब आपका कैश जो है वो बढ़ गया, आपका स्टॉक बढ़ रहा है मतलब आपने खर्चा किया है तो आपका वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जब हम इसमें से इनकम टैक्स फिर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये हम आगे देखते हैं। अब हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये आता है कि आपका आउटफ्लो कहाँ पे होगा, आपने कोई एसेट खरीदा है, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, इक्विपमेंट आपने ले लिया, और आपका इन्फ्लोस कहाँ से आएगा, अगर आपने कोई एसेट्स को सेल किया, बिजनेस को सेल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल, वो अगेन है कि इनफ्लो क्या होगा आपका, आउटफ्लो क्या होगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज़ वही है कि जो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को जो भी इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हमारा डेटर्स को जा रहा है तो ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा। आपने डिविडेंड को अगर पे किया है तो वो भी हमारा इसी चीज़ में जाएगा। तो हम इसका हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं कि आपने शेयर्स को इशू किया है, डिबेंचर्स को इशू किया है, आपने बोरिंग्स की हैं, तो आपको कैश मिल रहा है। यहाँ पे आपका आउटफ्लो क्या है, आपने डिविडेंड दे दिया, आपने इंटरेस्ट दे दिया, आपने लोन पे कर दिया, वो आपका आउटफ्लो हो गया। ये अब हमारा फॉर्मेट है कि आपने पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाली, फिर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकाली, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकाली, और आपने फिर नेट बैलेंस आ गया। जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो वही है कि वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसको भी ऐड करते हैं हमारा। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज वो होता है वर्किंग कैपिटल, और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो बनता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब एक कंपनी अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज करती है तो वो कैश आउटफ्लो है। हमने देखा कि स्टॉक था 100 से 150 हुआ तो आपने अपना कैश स्पेंड किया है, और जब कंपनी अपनी इंक्रीज करती है करंट लायबिलिटीज को तो वो इनफ्लो हो जाता है, जो कि हमने देखा ही कि आपको पैसा मिल रहा है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये और सिंप्लीफाई कर दिया, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो वो ऐड होंगी, करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो वो ऐड होंगे। ये आप याद रखना, एरो ऐसे ऐसे, और फिर सब्सट्रैक्ट में आ जाएगा हमारा, और सब्सट्रैक्ट में अब इसका उल्टा ही हो जाएगा हमारा कि करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो हमारा माइनस होगा। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू, तो हमने ये देखा ही था कि ये स्टेटमेंट को दिखाती कैसे है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू। In cash flows, when a company invests in fixed assets and short-term financial investments, it results in, अब आप देखिए, आप अपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो कैश है वो हमेशा कम ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। टिल देन, never settle and keep studying. Bye bye.